हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं हमारा रैपिड रिवीजन ऑफ आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6, मल्टी बिजनेस फर्म्स। अब यहाँ पे नाम मल्टी बिजनेस फर्म्स है, लेकिन मल्टी बिजनेस फर्म्स का कंटेंट बिल्कुल ही अलग है। इस रिवीजन में हम प्राइमरीली चार चीजें सीखने वाले हैं या रिवाइज करने वाले हैं, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? जब मैं अपने बिजनेस को इतना रेडिकली रीडिफाइन करता हूँ, री इन्वेंट करता हूँ कोर प्रोसेसेस को, कि मैं लीप्स एंड बाउंड में इंक्रीमेंट करूं, मैं लीप्स एंड बाउंड में लंबी लंबी छलांगे मारना, जैसे आप कहते हैं, दैट इज लीप्स एंड बाउंड्स में मुझे इंक्रीमेंट्स चाहिए। मुझे अपने बिजनेस प्रोसेस को ऐसे री इंजीनियर करना है ताकि मेरी एक्टिविटीज मुझे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट नहीं दे, मैसिव ह्यूज गेन्स दे। दैट इज योर बीपीआर। तो हम सबसे पहली चीज सीखेंगे बीपीआर, देन विल बी टॉकिंग अबाउट बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? कि इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनसे उन्हें स्टैंडर्ड बनाना, उन्हें बेंचमार्क बनाना, उनसे अपनी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को कंपेयर करना, एंड टू ब्रिज दैट स्ट्रेटेजिक गैप इज द प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग। फिर हम बेंचमार्किंग व्हील देखेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? कि भाई, टू डू द थिंग्स राइट वे, टू गेट देम राइट इन द फर्स्ट टाइम एंड टू कीप गेटिंग देम राइट। कि आपने सही चीज तरीके से चीजें की, पहली बार में सही तरीके से की, और आगे भी सही तरीके से चल रहे हैं। दैट इज योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और यहाँ पे टीक्यूएम में टोटल शब्द है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेज है, जितनी कैपेबिलिटीज है, जितने पर्सन पीपल प्रोसेसेस इवॉल्व है, हम हर जगह हर स्टेप पे क्वालिटी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव होती रहे लिटिल बाय लिटिल। दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे सिक्स सिग्मा। कि सिक्स सिग्मा क्या होता है? कि आपने ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल सीख लिए, नॉलेज सीख ली, तो उसी के लिए हमने बनाया एक सिक्स सिग्मा। एक सिक्स सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल ड्रिवन टूल है, एक स्टैटिस्टिकल ड्रिवन टूल है, जो मुझे बताता है कि छह सिग्मा है, यानी कि छह ऐसे फैक्टर्स है जिनके अकॉर्डिंगली मुझे अपने बिजनेस को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने हैं, अपने ऑपरेशंस को। हम बात करेंगे सिक्स सिग्मा फ्रेमवर्क की, कि वो सिक्स सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा के बेनिफिट कैसे हैं, मैं उसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, और सिक्स सिग्मा में कुछ सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, उन बेल्ट्स की भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला और आखिरी, सॉरी, हमारा आखिरी रैपिड रिवीजन फॉर आवर चैप्टर, दैट इज मल्टी बिजनेस फर्म्स। और यहाँ से हमारे हाथों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अगेन हमारा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। सो गिव मी अ मिनट। हम्म। सी स्क्रीन 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 हो गई है फ्रीज। लेट अस गो बैक, लेट अस फिक्स दिस स्क्रीन। क्या मेरा स्क्रीन चलना शुरू हुआ है? राइट, ओके, स्क्रीन आ चुका है वापस। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे साथ विद बीपीआर। बीपीआर क्या है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसी को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अलग अलग नाम है। इसमें बेसिकली हमारा मोटो क्या है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हम चाहते हैं कि ये एक वो चेंज मैनेजमेंट का टूल है जिसमें हम अपनी कोर एक्टिविटीज, अपने कोर बिजनेस प्रोसेसेस को री इंजीनियर करें, ताकि हमें बहुत मेजर गेन्स मिले। दैट इज द होल आइडिया ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है एक चेंज मैनेजमेंट का टूल है, जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट डू वी डू, कि हम क्या कर रहे हैं, फिर वाई दे डू थिंग्स, कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, एंड वाई डू वी डू द थिंग्स द वे वी डू इट। और हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं, और जैसे काम करते हैं वैसे काम क्यों करते हैं। हम इन चीजों को इवेल्युएट करते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में। फिर बीपीआर में मैं दो चीजें एलिमिनेट करता हूँ, कि देखो मेरे प्रोसेसेस में कुछ रिडंडेंसीज हो सकती है, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो फ्यूटाइल हो रहे हैं, कहीं पे काम डुप्लीकेट होता है, तो मैं उन रिडंडेंसीज को हटाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, मैं रिडंडेंसीज क्यों हटा रहा हूँ? ताकि मेरी कॉस्ट कम हो। तो आई एलिमिनेट माई रिडंडेंसीज, आई एलिमिनेट माई कॉस्ट। उसके बाद हम आ रहे थे हैमर। हैमर साहब ने एक डेफिनेशन दी थी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है? फंडामेंटल रीथिंकिंग है। इट इज फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइनिंग। तो बीपीआर में क्या होता है? फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइनिंग, ताकि क्या कर सको आप? अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सको टू अचीव रेडिकल इंप्रूवमेंट्स। रेडिकल इंप्रूवमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हम किन टर्म्स में नापते हैं? इन टर्म्स ऑफ योर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर quality of goods and services that you offer, in terms of the speed through which you make it available to your customer। इसमें हम री इन्वेंट करते हैं अपने बिजनेस को। इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वन और मोर काइंड
ऑफ इनपुट्स टू क्रिएट एन आउटपुट दैट इज ऑफ वैल्यू टू कस्टमर, कि हम कस्टमर के लिए वैल्यू ज्यादा क्रिएट करना चाह रहे हैं। नोट, इट शुड बी अबाउट मेकिंग मार्जिन, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग मार्जिनल चेंजेस, की इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट में मैं धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं लाना चाहता। बीपीआर करने का प्रोसेस ही क्या है? रेडिकल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइनिंग, रेडिकल इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे। यानी कि मैं धीरे धीरे नहीं मूव करना चाहता हूं, मैं एक लॉन्ग जंप लेना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट यू वांट टू टेक क्वांटम लीप्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद आ रहे हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से हुआ बीपीआर का? कि बीपीआर का ना पहले एक पेपर पब्लिश हुआ था। इस पेपर, रिसर्च पेपर का नाम क्या था? री इंजीनियरिंग वर्क, जो कहता था कि ऑटोमेट मत करो, ऑब्लिटरेट करो। ऑब्लिटरेट करो यानी कि क्या? कि छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स के चक्कर में आप चीजों को ऑटोमेट मत करो, ऑब्लिटरेट करो, अपना एग्जिस्टिंग प्रोसेस सिस्टम रीडिजाइन करो, कोर से फंडामेंटल लेवल से चेंज करो। ये डेवलप किया था मिशेल हैमर ने। इसके बाद हम आ रहे हैं माइकल हैमर ने, सॉरी। इसके बाद हमारे प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इज ऑफ डिमोलिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वर्क दैट डू नॉट ऐड वैल्यू, की जो चीज मुझे फायदा नहीं देती मैं उस चीज को डिसअबेंडन कर दूंगा, उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दैट इज दिस डिमोलिशन ऑफ एक्टिविटीज दैट डोंट गिव यू एनी वैल्यू एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं? ड्रास्टिक चेंजेस लेते हैं। द होल आइडिया ऑफ बीपीआर इज टू टेक ड्रास्टिक चेंजेस दैट कैन ट्रिगर फंडामेंटल चेंजेस। अब जब आप ड्रास्टिकली चीजें चेंज करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनमें चेंज आएगा। उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदलना पड़ सकता है और मैनेजमेंट सिस्टम बदलना पड़ता है। अब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर। बीपीआर करने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? सबसे पहला मैं चाहता हूं कि मेरी कॉस्ट कम हो, लॉन्ग रन में मेरी कॉस्ट कम हो। जब कॉस्ट कम होगी तो मेरी इंप्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ताकि मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाऊं। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज है ना, उनको रिडेंडेंट काम करना ना पड़े, उनको नए तरीके से हम काम करना सिखा रहे हैं। सो वी एड मीनिंग टू द वर्क ऑफ आवर एम्प्लॉइज, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस द adaptability to change ourselves as per the changing future, to adapt to the dynamic environment, and it is also helps us to enable us to grow and expand our businesses। की अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कॉस्ट कम कर लिया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली, अब ग्रोथ ही तो चाहिए बिजनेस में। उसके बाद ये कह रहे हैं टाइपोग्राफी ऑफ बीपीआर। इन्होंने कहा सुनो, तुम बीपीआर करते हो ना, तो अब तुम किस प्रस्पेक्टिव से बीपीआर कर रहे हो, उस हिसाब से हमने आपको कुछ चार नाम दे रखे हैं। सबसे पहले को नाम पढ़ लेते हैं, कोर, सपोर्ट, बिजनेस नेटवर्क एंड मैनेजरियल प्रोसेस। कौन कौन से? कोर, सपोर्ट, बिजनेस नेटवर्क एंड मैनेजरियल प्रोसेसेस। ये क्या मेरे वैल्यू चेन से ही डिराइव हो रहा है? हाँ। कोर एक्टिविटीज, कोर प्रोसेसेस क्या होते हैं? जब आपकी जो कोर प्रोसेसेस है, जो आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, वो बिजनेस फंक्शनल एरिया जो आपके लिए प्राइमरी वैल्यू क्रिएशन का काम करता है, वो बिजनेस एरिया जो आपके लिए प्राइमरी वैल्यू क्रिएशन का काम करता है आपकी वैल्यू चेन एक्टिविटी में। अगर आप मान लीजिए, अगर आप स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो स्टील के बार्स बनाना आपके लिए कोर प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो आपका कोर प्रोसेस होगा। जब आप उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में बीपीआर करते हैं तो दैट बिकम योर कोर प्रोसेसेस। दूसरा, सपोर्ट प्रोसेसेस, की अब आपने गुड्स बना लिए, आपके सप्लाई चेन में आगे मार्केटिंग होगा, सेल्स होगा, आपकी क्वालिटी रिसोर्सेज चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए टू कंट्रोल दो सपोर्टेड एक्टिविटीज। तो जब आप सपोर्टिंग एक्टिविटीज में हमने क्या क्या देखा था? आपका फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी आती है। जब आप इन चीजों को मैनेज करते हुए चलते हैं, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हैं, सो दोज आर नथिंग बट योर सपोर्टिव एक्टिविटीज विच आर योर बैक एंड प्रोसेसेस। तो जब आप इन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, दैट इज योर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज, तब आप बीपीआर फ्रॉम द टाइपोलॉजी ऑफ सपोर्ट प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है बिजनेस नेटवर्क प्रोसेसेस। देखो, ये तो वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात, मेरे सप्लायर, वेंडर, कई मार्केट इंटरमीडियरीज जिनके थ्रू मैं एक्ट करता हूं, जो मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, जब मैं उनके साथ अपने रिलेशंस को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहा हूं, तब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस नेटवर्क प्रोसेसेस की, कि वी आर एक्सपेंडिंग बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। उसके बाद ये बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की, कि जो आपका मैनेजमेंट है फर्म का, उसके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज में जब आप बात करते हैं कि मैनेजमेंट में आप कैसे चीजों को प्लान, कंट्रोल करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज को, तब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट प्रोसेसेस के। तो ये चार क्या थे? ये चार थे आपके टाइपोलॉजी ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट। उसके बाद हम आ रहे हैं फैक्टर्स जिनके कारण डिटरमाइन करेगा कि आपका
बीपीआर सक्सेसफुल है या नहीं, ये वो फैक्टर्स है जो अगर होंगे तो ज्यादा चांसेस है कि जो आपने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की है वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाए। ये फैक्टर्स कौन कौन से, इन्हें हम कहते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट विच आर फंडामेंटल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जो नई प्रोसेस है वो कितनी टेस्टेड रहेगी, हम कौन कौन से प्लान्स डिप्लॉय करेंगे और हम कैसे अपने रिसोर्सेज को रीअरेंज करेंगे ताकि हम कंट्रोल और मॉनिटर कर पाए अपने बीपीआर के प्लान को। तो इसीलिए अल मशीर एंड जारी ने कहा कि ये 5 फैक्टर्स है जो बताएंगे कि आपका बीपीआर सक्सेसफुल है या नहीं। पहला, चेंज मैनेजमेंट, कि आप कितने आसानी से जब अपना फर्म को रीथिंक कर रहे हैं, फंडामेंटली चीजों को रीथिंक कर रहे हैं तो चेंज आएगा। तो चेंज के साथ क्या आता है, रेजिस्टेंस। हमने लास्ट चैप्टर में ही क्या पढ़ा था, चैप्टर 5 में, चेंज मैनेजमेंट। तो आप चेंज को कितनी बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए चल रहे हैं, ये आपका पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इज मैनेजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, की देखो जब चेंज आया है तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जॉब्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुआ। ये क्या था, आपकी ह्यूमन कैपिटल का स्किल सेट यूटिलाइजेशन के प्रोसेस में चेंज आया। सिमिलरली आपका रिसोर्स एलोकेशन चेंज हुआ। तो आपकी जो कॉम्पिटेंसी होती है ना, वो हमने पढ़ा था कोर कॉम्पिटेंसी में कि कॉम्पिटेंसी इज नथिंग बट योर रिसोर्सेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका रिसोर्स एलोकेशन में चेंज आ रहा है। तो जब आप नया बीपीआर ला रहे हैं, नया प्रोसेस ला रहे हैं, तो उस नए प्रोसेस में भी इंश्योर करो कि जो आपकी कॉम्पिटेंसीज थी वो पुराने प्रोसेस में जो अच्छी चीजें थी वो नए प्रोसेस में भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो। दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि अगर आप बीपीआर कर रहे हैं, आप रेडिकल रीथिंकिंग रीडिजाइनिंग कर रहे हैं, आप लोगों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर रहे हैं, आप रिसोर्स एलोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो इंश्योर करें कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है आपके बीपीआर प्लान को। फिर आपका बीपीआर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि जब आप बीपीआर लेके आएंगे तो आप उस बीपीआर को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको उस बीपीआर प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं आप, दैट इज वेयर इट कम्स। क्योंकि बीपीआर तो आपने थिंकिंग लेवल पे किया, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ पार्ट। वहां पे आपने बीपीआर बनाया है, प्लान बनाया है, बट अ गुड प्लान विद अ पुअर एग्जीक्यूशन इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स फेलियर। तो आपको बीपीआर को ढंग से मैनेज करते हुए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और लास्टली आईटी सब स्ट्रक्चर्स, कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मुझे हेल्प करती है मेरे बिजनेस में ज्यादा स्पीड लाने के लिए, ज्यादा इनोवेशन लाने के लिए। तो जब आप बीपीआर करते हो तो आप टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देते हो, दैट हाउ डज दो सब स्ट्रक्चर्स इंटरेक्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब बीपीआर में चैलेंजेस आएंगे, कि जब मैंने बीपीआर किया तो मुझे 2 चैलेंजेस आ सकते हैं। पहले टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, दूसरे हो सकते हैं सोशियो कल्चरल चैलेंजेस। सोशियो कल्चरल चैलेंजेस क्या हो सकता है, कि मेरी फर्म में मेरे एम्प्लॉयज रेजिस्ट करे जो चेंज मैनेजमेंट में लास्ट चैप्टर से कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहा हूं। दैट इज माय सोशियो कल्चरल कल्चरल चैलेंजेस। फिर टेक्निकल चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं, कि आपने प्रोसेस ही रिडिजाइन कर दिया, तो आपके लिए क्या आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, क्या आपके एम्प्लॉयज की एग्जिस्टिंग स्किल सेट उस केपेबल है, क्या आपके पास वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, क्या आप ये जो नया रीडिजाइन प्रोसेस है उससे फॉलो कर पाए। तो दो आर योर टेक्निकल चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर रिसोर्सेज एंड केपेबिलिटीज। जबकि हम बात करते हैं सोशियो लॉजिकल कल्चरल चैलेंजेस की, तो ये वो चैलेंजेस होते हैं जो एम्प्लॉयज की तरफ से हमें रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं इन्होंने कि बीपीआर क्यों फेल होता है, क्योंकि एम्प्लॉय रजिस्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन लैग्स है, पर्सनल टर्नओवर बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग आ रहे हैं फर्म में, पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं। सो दैट इज योर पर्सोनल टर्न ओवर विच इज हायर ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन प्रोसेस। फिर उन्होंने हमें बताया कि बीपीआर करना है तो देखो बीपीआर में क्या होता है, बीपीआर इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कट डाउन करोगे तुम कॉस्ट को और रिड्यूस करोगे अपने एंटरप्राइज के कॉस्ट को। तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज कर लेना। क्या क्या टूल्स यूज करोगे, देखो कस्टमर फोकस्ड रहना, प्रोसेस फोकस्ड रहना, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना, अपनी वैल्यू चेन को ज्यादा ऑप्टिमाइज करना, विजुअलाइज करना एंड टू एंड प्रोजेक्ट प्रोसेस को, और बेंचमार्किंग यूज करना। बेंचमार्किंग किस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है और उनको अपने फर्म में एक्सेप्ट करना, कि वो स्ट्रेटेजिक गैप आप ओवरकम करो, और विजुअलाइज की हर प्रोसेस को चार्ट फॉर्म में ड्रॉ करना। वो हमने सीपीएम में सीखा था ना, व्हाट वर वी डूइंग, वी वर विजुअलाइजिंग द एंड प्रोसेस। उसके बाद चेंज मैनेजमेंट, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस आएगा, आपको चेंज मैनेजमेंट करते आना चाहिए। और बिजनेस प्रोसेस मैपिंग, कि आपको अपने बिजनेस के हर स्टेज को मैप करते हुए चलना, यू हैव टू इंश्योर दैट यू कैन कीप ट्रैक एंड मॉनिटर थिंग्स। फिर स्टेप्स क्या है,
हम क्या कर रहे हैं, बीपीआर। बीपीआर में स्टेप्स क्या है? सबसे पहले देखो, बिजनेस प्रोसेसेस को कंप्लीटली रिवैम्प करना है, यानी रीडिजाइन करना है फंडामेंटल लेवल पे। तो सबसे पहले डिफाइन करो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मुझे क्या करना है। दूसरा, उसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए रहेगा। सो डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि कस्टमर फोकस है ना, तो नीड्स क्या है कस्टमर की, मुझे अपनी बिजनेस प्रोसेस को रिडिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू द नीड, accordingly in a manner that I can satisfy the needs of my customers. So you identify the objectives, you identified the needs of customers. फिर आप स्टडी करते हो कि अच्छा, ये मुझे समझ में आया कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव है, ये फ्रेमवर्क है, ये कस्टमर्स की नीड्स है। तो अब आप समझते हो कि आप अभी क्या कर रहे हो, यू स्टडी योर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। फिर आपको समझ में आया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, आपके कस्टमर्स की नीड क्या है, आपका एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो उसके बाद आप अकॉर्डिंगली रीडिजाइन करते हो अपने प्रोसेसेस को। अब यहाँ पे आप प्लान्स बनाते हो, अल्टरनेटिव प्लान्स में से जो बेस्ट सुटेबल प्लान है उसे पिक कर लेते हो और इंप्लीमेंट करते हो। लास्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीडिजाइनिंग। फिर यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि कुछ एक्टिविटीज होती है जो पूरी एंटरप्राइज पे कॉर्पोरेट लेवल पे होती है, जैसे कि और एंटरप्राइज के लिए विजन सेट करना कि क्या हमारा विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आइडेंटिफाई करना कि भाई कि हमें क्या कौन कौन से प्रोसेसेस को रीडिफाइन करने की जरूरत है। फिर कुछ एक्टिविटीज होती है जो फंक्शनल लेवल पे चलती है। फंक्शनल लेवल पे क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल एक्टिविटीज प्रोसेसेस हम रीडिफाइन करना चाहते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट कैन डिफर फ्रॉम एसबीयू टू एसबीयू, फंक्शन टू फंक्शन। ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एनालाइज करो कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, रीडिजाइन करो। रीडिजाइन करते वक्त ध्यान रखना कि आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाओ, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज देखो, इवेल्युएट करो कि आपने जो प्रोसेस चुना है वो रीडिजाइनिंग में कितना सही है आपके लिए। दैट इज, यू चूज अल्टरनेटिव, देन यू इम्प्लीमेंट, यू री इंजीनियर द एंटायर प्रोसेस एंड यू इम्प्लीमेंट इट। फिर अब कुछ तो चैलेंजेस मिलेंगे तो इंप्रूव करो, जो आपने नया चैलेंज, नया प्रोसेस लाया है उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। और साथ ही साथ आप है ना, ये जो नया चेंज ला रहे हो ना, तो इसमें इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। तो आपको शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए भी, मैनेज करते हुए भी चलना है। फिर उन्होंने हमको बताया कि बीपीआर जो है ना, एक गेम चेंजिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक गेम चेंजिंग प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। तो द बीपीआर कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग स्टेप, कि बीपीआर करने वाले हो तो कुछ स्टेप्स कर लेना। क्या क्या करना? अरे ये जो ऊपर तुम सीख के आए हो ना, इन्होंने इसी स्टेप्स को, ये जो स्टेप्स है इन्हीं को यहाँ पे थ्योरी में दे दिया। इन्होंने कहा पहले डिफाइन करो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क्स क्या है, तुम्हारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क्स क्या है, क्या एम्प्लॉय कितने विलिंग है और चेंज के लिए, और क्या की सक्सेस फैक्टर्स हो गए। सो डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिवनेस। फिर आइडेंटिफाई करो कस्टमर की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली न्यू प्रोसेसेस बनाओ ताकि तुम वैल्यू ऐड कर पाओ। फिर उसके बाद यू स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और री इंजीनियर करो अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, ताकि आप रिलेशनशिप समझो कि आपके कौन कौन से प्रोसेसेस किस प्रोसेस से कैसे इंटर रिलेट होता है। यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर करंट सिचुएशन। उसके बाद फॉर्मुलेट करो री स्ट्रेटेजी प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप क्या करोगे, आप प्रिवेलिंग प्रोसेस को देखोगे, या तो उन्हें मॉडिफाई करोगे, चॉक डाउन करोगे, या पूरा ही रीडिजाइन कर दोगे अपने प्रोसेस को, और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव देखोगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, और फिर आप इंप्लीमेंट करोगे। दैट इज, यू डिप्लॉय योर स्ट्रेटेजी एंड यू इंश्योर दैट योर टीम्स अडेप्ट टू दिस न्यू बीपीआर पॉलिसी। फिर यहाँ पे इन्होंने एक केस स्टडी दी थी, नथिंग एज मच, बट यहाँ पे एक ही चीज उन्होंने सिखाई थी कि जो हम आईटी इनेबल करो, यही तो इन्होंने मुझे सिखाया था कि एक बिजनेस प्रोसेस साइकिल सिखाई थी इन्होंने, कि पहले गुड्स आते थे वेंडर के थ्रू, वहां पे मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता था। इसके कारण हमारा वर्कफोर्स ज्यादा लगता था और टाइम लैग आता था। तो उन्होंने इसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया था एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, इस केस स्टडी में, कि जहाँ पे किसी भी प्रोसेस में कुछ भी हो रहा है तो डेटाबेस में डेटा तुरंत अपडेट हो जाता है और बाकी लोगों को रिफ्लेक्ट होता है, तो हमारा बिजनेस प्रोसेस ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ये चीज उन्होंने हमें एक केस स्टडी से बताई थी। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ सीखने वाली चीज थी क्या, ये था बीपीआर लर्निंग्स की। बीपीआर के में क्या क्या इन्होंने बताया था कि बीपीआर सेंट्रलाइज प्रोसेस था, कि जिसके थ्रू इन्होंने इस केस स्टडी में यूजिंग आईटी एक कॉम्पिटिटिव एज यूज किया था। अगेन बीपीआर इज समथिंग एस्पिरेशनल चीज के आउटकम्स के लिए इन्होंने यूज किया था। बट व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि आपको एक फ्रेमवर्क और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है। तो आपने देखा होगा कि इस केस स्टडी में हमने सीखा था, दे हैव क्रिएटेड अ बीपीआर अराउंड द आउटकम नॉट द टास्क, कि उन्होंने देखा कि मुझे अल्टीमेटली कहाँ जाना है, उस हिसाब से उन्होंने बीपीआर किया, रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल टास्क एंड एक्टिविटीज एक्टिविटीज। अब हम आ रहे हैं कि कहाँ गए, बेंचमार्किंग पे।
अब हमारे यहाँ बेंचमार्किंग, तो बेंचमार्किंग क्या होता है सर, कि मुझे देखना है कि मेरी इंडस्ट्री में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या बेस्ट पॉलिसीज है, और उन्हें अडेप्ट करना है अपने बिजनेस में, ताकि मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊं। अब व्हाट इज अ बेंचमार्क? अ बेंचमार्क इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड। तो यही कह रहे हैं कि फाइंड एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज है उनको ढूंढो, और ढूंढने के बाद क्या रुक जाओगे? नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करो अपने बिजनेस में। ये हमें बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि द स्ट्रेटेजी इज अ टूल ऑफ कंपैरिजन, ये स्ट्रेटेजी कंपैरिजन का टूल है। बेंचमार्किंग एक टूल ऑफ कंपैरिजन है, ताकि आप देखते हो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे एक दूसरे से कंपेयर कर रही है, हाउ आर दे ऑपरेटिंग। और उसके बाद आप देखते हो कि जो बेस्ट स्टैंडर्ड है, उस बेस्ट स्टैंडर्ड बेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो अपने बिजनेस में। दैट हैज बीन सेड ओवर हियर। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि इससे आपकी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। फिर इन्होंने हमको सिखाया कि आपको कंपेटिटर्स के साथ देखना चाहिए compete करके, कि उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और अल्टीमेटली ये हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा पाए। अब यहाँ पे इन्होंने एक एवोल्यूशन दिया कि पहले हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे, फिर हमने कंपटीटर के साथ बेंचमार्क करना शुरू किया, फिर हमने प्रोसेसेस को बेंचमार्क किया, फिर हमने स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग की कि हम एक सारी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन में हो गए। फिर हम ग्लोबल बेंचमार्किंग की ओर मूव किए। फिर हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, कि टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में ये तीन नाम ये तीन नाम जरा ध्यान से देखिए। इन तीनों ने कहा कि देखो, बेंचमार्किंग तीन तरीके की हो सकती है: स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग एंड प्रोसेस बेंचमार्किंग। बट आपको एक राज की बात पता है क्या? ये जो प्रोसेस बेंचमार्किंग है ना, ये परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में भी इंक्लूड होता है। सो बेंचमार्किंग इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस। तो पर स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में ये आपको कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो कि बेस्ट वे क्या है compete करने का, विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, और सक्सेसफुल कंपनीज क्या कर रही है। जब आप ये देखते हो, हम उसे नाम देते हैं स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू compete इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉर्पोरेट लेवल पे होगा ना, सो दैट्स द रीजन स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। फिर उसे परफॉर्मेंस के टर्म्स में क्वांटिफाई करो। जब आप उसे परफॉर्मेंस के टर्म में क्वांटिफाई करते हो कि आप कैसे compete कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ इन दी टर्म्स ऑफ योर क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, स्पीड, रिलायबिलिटी, डिजाइन, रिजल्टिंग इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो उसे मैं परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कहता हूँ। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग की क्या बेस्ट तरीके हैं compete करने के, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग की किन फैक्टर्स पे compete करना है। परफॉर्मेंस में स्पीड, प्राइस, फीचर, क्वालिटी तो आता ही है, साथ ही साथ में प्रोसेस भी आ जाता है। तो वहीं से हमने ड्राइव कर लिया प्रोसेस बेंचमार्किंग। प्रोसेस बेंचमार्किंग में हमारा क्या आ गया? प्रोसेस बेंचमार्किंग में हमारा आ गया कि हाउ एन कि एक एक्टिविटीज करनी पड़ती है बिजनेस को, तो वो उन एक्टिविटीज को कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा बेहतर इंगेजिंग मैनर में एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। दैट इज आवर प्रोसेस बेंचमार्किंग, दैट इज टू इंगेज इन द सिमिलर एक्टिविटीज विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द बेस्ट प्रैक्टिसेस एज अप्लाइड टू योर ओन प्रोसेसेस। की इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रोसेसेस करने का तरीका है, वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो ये जो प्रोसेस बेंचमार्किंग है, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में भी इंक्लूड होता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अप्रोचेस, आपको बेंचमार्किंग करनी है तो बेंचमार्किंग करने के क्या अप्रोच हो सकते हैं। पहली चीज है कि देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर सॉरी, आपकी वो थोड़ा नीचे चला गया, हम नीचे वाले पॉइंट पे आ गए। बट चलो चलो सुनो, वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं अप्रोचेस के, कि अप्रोच क्या क्या हो सकती है बेंचमार्किंग की। तो सबसे पहले देखो, आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे हो, आपके अंडर मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल एसबीयूज हो सकते हैं। तो देखो, आपके कॉर्पोरेशन में इन बिजनेसेस में से कौन सा बिजनेस ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो क्यों बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है, उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। और वो आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, आप कॉन्ग्लोमरेट हो, आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर इंप्लीमेंट करो। दैट इज योर इंटरनल बेंचमार्किंग, कि आप देखो कि अगर आप मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ऑपरेट कर रहे हो, मल्टीपल नेशनल रीजनल बाउंड्रीज में ऑपरेट कर रहे हो, तो आपकी कौन सी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, उस डिवीजन में क्या क्या बेहतर चीज है, और वो अप्लाई करो अपनी बाकी बिजनेसेस में। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग की, आप ये देखो, आपने अपनी तो चीजें देख ली, अब देखो आपका राइवल, आपका कॉम्पिटिटर की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कि आपका कॉम्पिटिटर या आपका जो राइवल है, उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और उन्हें अप्लाई करो अपनी बिजनेस में। दैट इज एक्सटर्नल और कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। इसके बाद आते हैं फंक्शनल बेंचमार्किंग पे, जो हमने शुरू में स्टार्ट कर दिया था। दैट वाज कि जब आप देखोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस। तो इन डिपार्टमेंट्स में देखो कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाता है, और वो सारी पॉलिसीज को देखो कि वो जहां मैनेजमेंट लेवल पे अप्लाई हो रही है, एंड ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम देम, एंड बाय अप्लाइंग दैट टू एन ऑल
अदर लेवल्स एज वेल। फिर होता है जेनेरिक बेंचमार्किंग। जेनेरिक बेंचमार्किंग का मतलब क्या है कि आपका आइडिया है कि यू आर फोकसिंग ऑन एक्सेलेंट वर्क, तो आप किसी एक प्रोसेस या एक कंपटीटर के पीछे नहीं भाग रहे हो, आपको ओवरऑल एक्सेलेंसी चाहिए। तो जब आप, ये जेनरिक है कि आपको इन जनरल बेंचमार्किंग कर रहे हैं, तो दैट इज वेयर वी कॉल्ड एज जेनरिक बेंचमार्किंग। फिर इन्होंने बेंचमार्किंग के टाइप्स बताए कि ये देखो, ये स्ट्रक्चर है जो आपने पढ़ा। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग के तीन टाइप होते हैं, स्ट्रेटेजिक, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस, कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बेंचमार्क कर रहे हो। फिर उसके बाद अप्रोचेस, कि ये बेंचमार्किंग आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्या आप इंटरनल बेंचमार्किंग करके सुपीरियर परफॉर्मेंस लाओगे, आप कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग करोगे, एक्सटर्नल, फंक्शनल या जेनेरिक बेंचमार्किंग। So types are the broad way of looking at things. Approaches are how exactly are you going to implement it. फिर उसके बाद हम आ रहे हैं नीचे एडवांटेजेस की ओर, कि देखो बेंचमार्किंग करनी क्यों है, ताकि मैं अपनी कॉस्ट कम कर सकूं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकूं। ये तो रिपीटेटिव पॉइंट्स है। तो बेंचमार्किंग क्यों करनी है, कि बेंचमार्किंग एक तो इजी है, इसकी, इससे इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, कि ये मेरी कॉस्ट कम करता है, ये समझने में आसान है, ये इनोवेशन में हेल्प करता है, ये हमें बताता है कि बाकी कंपनीज क्या कर रही है, ये हमें अवेयर बनाता है अबाउट द कॉस्ट एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट एंड प्रोसेस इसके बारे में इंसाइट देता है, और ये हमें कॉपरेट करने में हेल्प करता है टीम्स के बीच में। अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमने देखा था एक कॉमन पॉइंट, कहीं भी डिसएडवांटेज पूछे, कॉस्ट के नाम का रोना रो के आ जाओ, दैट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग और कैरिंग आउट बेंचमार्किंग इज ह्यूज। तो कॉस्ट ज्यादा है, आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या है कि आप जब बेंचमार्किंग प्रोसेस करते हो तो आप चेंज एडेप्ट करोगे, तो उसे इम्प्लीमेंट करते टाइम आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जब आप बेंचमार्किंग कर रहे हो तो किससे के अगेंस्ट बेंचमार्क करना है, तो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई योर बेंचमार्किंग पार्टनर, और इट इज इम्पॉसिबल टू असाइन अ मैट्रिक्स टू मेजर अ प्रोसेस, की एक प्रोसेस को आप कैसे मेजर करोगे, उसके लिए क्या मैट्रिक्स यूज कर रहे हो, किस टर्म्स में मेजर कर रहे हो, वो ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आ रहा है बेंचमार्किंग व्हील। बेंचमार्किंग व्हील क्या है, कि देखो आपने बेंचमार्किंग कर दिया, अब बेंचमार्किंग को एप्लीकेशन के लिए आप जब जाओगे तो आपको एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर में प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों बेंचमार्किंग करना चाह रहे हो, आपको बेंचमार्किंग पार्टनर फाइंड करना पड़ेगा, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आप एनालाइज करोगे उस डेटा को, बेस्ट करेक्टिव एक्शन निकालेगी अपनी फर्म के लिए, और उसे इम्प्लीमेंट करते वक्त हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये आपका बेंचमार्किंग व्हील, दैट इज नथिंग बट यू प्लान कि आपको क्या डिफाइन करना है, कि यू हैव टू प्लान कि आप क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं, और किस मैट्रिक्स पे, किस बेसिस पे कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो यू प्लान व्हाट यू वांट टू कंपेयर एंड ऑन व्हाट मैट्रिक्स यू वांट टू कंपेयर। यू फाइंड द बेंचमार्किंग पार्टनर या सोर्स जिसके अगेंस्ट आप चीजें कंपेयर करेंगे। आपको कलेक्ट करना है डेटा, कलेक्ट करना है डेटा, कि वो जो आपने फैक्टर्स डिफाइन किए थे कि मैं इस बेसिस पे अपने आप को कंपेयर करूंगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाना है डेटा, गैदर करना है, दैट इज यू कलेक्ट डेटा। नेक्स्ट इज यू एनालाइज, दैट इज यू आइडेंटिफाई द गैप्स इन योर परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ योर कंपिटिटर, और उसके बाद आप देखते हो कि क्या रिजल्ट है, क्या रिकमेंडेशन है, क्या इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एनालाइजिंग पार्ट। उसके बाद हमारे इंप्रूव, कि अब आपने जब बेंचमार्किंग अप्लाई कर दी है, तब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट इंप्रूव हो, आपका सर्विस इंप्रूव हो, आपका प्रोसेसेस और स्ट्रेटेजीज इंप्रूव होते चले। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि जेरोक्स ने कैसे प्लान, एनालाइज, इंट्रोगेट और एक्शन करके, ये जो हमने ऊपर के टर्म्स पढ़े ना, दैट इज प्लान, फाइंड, कलेक्ट, एनालाइज एंड इंप्रूव, इन्हीं चीजों को यहाँ इन्होंने अप्लाई किया और अपना बिजनेस प्रोसेस ज्यादा बेहतर बनाया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज TQM। इट वाज गिवन द कॉन्सेप्ट के डिस्कशन किसने स्टार्ट किया था, W. एडवर्ड्स डेमिंग ने। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ था, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था सॉरी जापान में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और जापानीज इकोनॉमी सफर कर रही थी और उन्हें अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड करनी थी, तो उन्होंने डेवलप किया दी आइडिया ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जब यहाँ पे क्वालिटी वर्ड का तो मुझे समझ में आया कि आई हैव टू स्ट्राइव टू डू बेटर, आई हैव टू गिव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन टोटल क्यों, टोटल का मतलब है कि मुझे सम टोटल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी चीजें हैं, चाहे मेरे लोग हो, दैट इज माय पीपल, माय प्रोसेसेस, माय प्रोडक्ट, मुझे हर कैटेगरी में एक बेहतर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए चलना है। दैट इज वेयर द आइडिया और द वर्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, वी स्ट्राइव टू प्रोवाइड कस्टमर विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स। हम कंपनी में चाहते हैं कि हमारे प्रोसेसेस ऐसे कंडक्ट किए जाए कि वो सही तरीके से किए जाए, विदाउट एनी डिफेक्ट्स और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट आपको बार बार कहा था, दैट वी वांट टू डू द थिंग्स राइट, in the right way, in the first time, and repetitively in the right manner. That is nothing but the idea of TQM. TQM में quality क्या होता है? Degree of excellence. Quality is nothing but your degree of excellence, a degree to which a product line lives to performance, endurance, and मेंटेनेबिलिटी एंड अदर एट्रीब्यूट्स, कि कितना एक्सीलेंट हो आप इन टर्म्स पे, वो होती है आपकी क्वालिटी। टोटल क्वालिटी मतलब क्या, कि टोटल इज द सम ऑफ एवरी जॉब, रिसोर्स, आउटपुट, पर्सन एंड एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस, कि हमें हर टाइम क्वालिटी मेंटेन करनी है, चाहे आप पहली बार कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या रिपीटेटिवली वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। और आपको हर प्लेस पे क्वालिटी मेंटेन करनी है, कि आपकी जितनी वैल्यू चेन में जितनी एक्टिविटी है, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, सपोर्टिव, आपको हर जगह क्वालिटी ही मेंटेन करनी है। दैट इज व्हाट दे मीन बाय द वर्ड टाइम एंड प्लेस। फिर ये टीक्यूएम के बारे में हम बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर पे डील करता है, आपको इन सारी चीजों पे, बीट योर प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस, कल्चर, इन सारी चीजों को इंप्रूव करते रहना है। फिर ये हमें बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्वालिटी मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा आपको, इन टर्म्स ऑफ आपकी कॉस्ट कम होगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि टीक्यूएम इज अ कलेक्टिव प्रोसेस। टीकेएम में आप हर सारी चीजों को देखते हो, आप मार्केटिंग को देखते हो, आप अपने फाइनेंस को देखते हो, आप प्रोडक्ट को देखते हो, आप इंजीनियरिंग को देखते हो, तो आप, इट इज अ टोटल प्रोसेस, आप हर चीज को देखते हुए चलते हो। फिर वही फेमस लाइन फिर से आ गई, देखिए क्या सुनी सुनी सी लग रही है, क्या इट सेज दैट डू द राइट थिंग्स, चीजें सही तरीके से करो, डू द थिंग्स राइट इन द फर्स्ट टाइम, की जब भी आप पहली बार कोई चीज कर रहे हो, उसे पहली बार ही you try to do it in the right manner, get it right in the first go. Second is get it right every single time. This is nothing but your total quality management. ये जेनरिक मैनेजमेंट टूल है। अब इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं, कि टीक्यूएम है ना, इसमें कुछ फाउंडेशनल एक्टिविटीज आती है, कि टीक्यूएम में ये एक्टिविटीज तो आनी ही चाहिए। इनमें ये क्या क्या कह रहे हैं, कि टीक्यूएम में कौन कौन सी एक्टिविटीज आनी ही चाहिए। ये हमें कह रहे हैं कि टीक्यूएम में आप करोगे ना, तो सबसे पहले आपके सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट लेना, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में या विजन में, कि वी नीड टू मेंटेन क्वालिटी। इसमें मैंने आपको याद दिलाया था कि जब हम विजन पढ़ रहे थे, तो हमने रिलायंस का विजन पढ़ा था, उसमें था क्वालिटी, वी नीड टू प्रोवाइड एक्सेलेंट क्वालिटी सर्विसेज टू आवर कंज्यूमर्स। तो सीनियर मैनेजमेंट को एंगेज करो। फिर उसके बाद कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को समझो, समझो आपकी पास क्या प्रोसेसेस का टाइम है, अपना आपका डेवलपमेंट टाइम क्या है, ऑर्डर टू प्रोसेस का टाइमिंग क्या है, और इन सारी डिलीवरी टाइम्स, डिलीवरी साइकिल्स को कम करो, जस्ट इन टाइम अप्रोच रखो। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, आप फोरकास्ट करते हो डिमांड को, ताकि जब वो डिमांड मटेरियलाइज हो मार्केट में, उस दिन आपका प्रोडक्ट रेडी हो सेल के लिए, उस दिन आप स्टॉक आउट ना हो। दैट इज जस्ट इन टाइम। इंप्रूव करते रहो अपनी टीम्स को, रिड्यूस करते रहो अपनी कॉस्ट को, और सिस्टम्स लाओ ताकि आप इंप्रूवमेंट फोस्टर करो। आपको लाइन मैनेजमेंट करना है, लाइन मैनेजमेंट ऑफ ओनरशिप। You have to ensure that your employees are empowered. You have to recognize and celebrate them. कि जब क्वालिटी अचीव की या कुछ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट लाया, यू नीड टू सेलिब्रेट एंड रिकॉग्नाइज इट एट एंटरप्राइज लेवल। फिर इसके बाद आपको क्या क्या करना है, आपको नए नए चेंजिंग क्वालिटीज देखने हैं, गोल में नए नए जो बेंचमार्क्स आ रहे हैं उनको देखते हुए चलना है। आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, आपको देखना है क्या क्या स्पेसिफिकली चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है आपके स्ट्रेटेजिक प्लान में। इसके बाद हम आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम। यहाँ पे 5 प्रिंसिपल है, नीचे 8 प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल आपकी बुक में 2 बार दिए गए हैं, आपको ये एक बार पढ़ो 2 बार बेनिफिट्स लो वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको मैनेज करना है, क्या करना है, आपको मैनेज करना है अपनी कम, यू हैव टू, these are the principles of TQM. The first principle of TQM that we need to look at is that you need to manage commitment. Commitment कैसे मैनेज करते हैं, कि आपने को TQM का आइडिया ही क्या है, कि फर्स्ट यू एक्ट, दैट इज फर्स्ट यू प्लान, दैट इज कि आपको क्या चीज इंप्रूव करनी है, देन यू डू, दैट इज यू डिप्लॉय योर सिस्टम, देन यू चेक कि क्या क्या आउटकम आए, एंड देन यू एक्ट, दैट इज आपने एक करेक्टिव एक्शन लिया, प्लान को अकॉर्डिंगली चेंज किया, दैट इज प्लान डू चेक एक्ट, दैट इज प्लान डू चेक एक्ट, जो हम मैनेजमेंट
की फिलोसॉफी के साथ चलते हैं इन टीक्यूएम। दूसरा है कि हमें एम्प्लॉइज को एम्पावर करना है। ये हमने कहा पढ़ा था ना ऊपर ही, यहाँ पे लास्ट पॉइंट था कि वी नीड टू एम्पावर आवर एम्प्लॉइज। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम में पहला है मैनेज कमिटमेंट, दैट इज प्लान टू चेक एंड एक्ट। दूसरा है एम्प्लॉय को ट्रेन करो, एम्प्लॉय को सजेस्ट करो कि वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसका राइट स्किल सेट है, स्किल सेट क्लाइंट। आपको टैलेंट को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको एक्सीलेंट टीम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको इनके आउटपुट्स को मेजर करना पड़ेगा और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब कुछ अच्छा होता है आपकी फर्म में। दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरिंग एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। उसके बाद हम कह रहे हैं कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन की जो भी आप डिसीजन लोगे ना टीक्यूएम में, वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए आपने कोई मेजरेबल मैट्रिक्स रखनी है, कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल रखना है उसके बेसिस में। ये कुछ टूल्स के नाम दिए उन्होंने, स्टैटिस्टिक प्रोसेस कंट्रोल लाना है, डीओई, एफएमईए, 7 स्टैटिस्टिकल टूल्स, टीओपीएस, 4 डे टीम्स। ये चीजें आपको करते हुए चलनी है। फिर ये क्या कह रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ना, आप ला ही इसलिए रहे हो क्योंकि आप कस्टमर फोकस्ड हो। तो आपको सप्लायर पार्टनरशिप बेटर करनी चाहिए, आपको सर्विस रिलेशनशिप बेटर करनी चाहिए, आपके पास नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको टोटल क्वालिटी मेंटेन करनी है ना, सो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एट एनीथिंग। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। और आपको कस्टमर्स के लिए नए स्टैंडर्ड डिराइव करने हैं प्रोडक्ट्स के। फिर क्या एक बार टू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम एंड टू गेट इट राइट एवरी सब्सिक्वेंट टाइम, तो ये इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कि सब्सिक्वेंटली भी हमें चीजों को इंप्रूव करनी है, आपको कॉन्स्टेंटली फोकस करना है ऑन CONQ। ये बेसिकली कॉस्ट एंड क्वालिटी की बात कर रहा है। ये कहते हैं कि हमें एक्सीलेंट टीम बनानी है, हमें क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस को देखते हुए चलना है, और हमें अटेन, मैनेज एंड इंप्रूव करने हैं स्टैंडर्ड। दिस आर नथिंग बट योर प्रिंसिपल्स। तो एक टॉपिक के नीचे आते हैं, आपको यही सेम रिपीटेशन दिखेगा कि उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स में से दिया है, 5 हम पढ़ के आए हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स और इन्होंने ऐड किया। क्या क्या? सबसे पहले ये कस्टमर फोकस स्ट्रेटेजी, आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी टीम्स को, एम्प्लॉइज को इंटीग्रेट करना है, ट्रेन करना है, ताकि वो एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सके, टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू गिव टू योर कस्टमर। दूसरा है कि टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि आपको एम्प्लॉय से कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि भाई हम क्वालिटी ही चीजों को बनाते हैं, हम कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं एंटरटेन करते हैं। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो उसके लिए आपको एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना पड़ता है। यू हैव टू इंश्योर दैट दे आर स्किल्ड इनफ टू and driven enough to work towards your common objective of TQM. It's a process centered thing कि TQM में आप देखते हो कि कहाँ कहाँ वेस्टेज है, कहाँ कहाँ इनएफिशिएंसी है, कहाँ कहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, और आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हो। सो इट इज समथिंग दैट फोकसेस ऑन योर वर्क or work or the process, you can say. Then next comes your इंटीग्रेटेड सिस्टम की टीक्यूएम हमें सिर्फ एक लेवल पे चाहिए क्या? हमें सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए या क्वालिटी मार्केटिंग चाहिए? नहीं, हमें हर लेवल पे टीक्यूएम चाहिए। हमें पूरी वैल्यू चेन में, चाहे प्राइमरी एक्टिविटीज हो चाहे सपोर्टिंग एक्टिविटीज हो, हर जगह टीक्यूएम चाहिए। दैट इज वाई इट इज इंटीग्रेटेड। हमारी बिजनेस की नस नस में होना चाहिए टीक्यूएम। उसके बाद ये हमें कहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम की क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, कि हमें स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखनी है और सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी है। मतलब कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी हमारे विजन में इंक्लूडेड होना चाहिए कि वी आर इनटू क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दैट इज व्हाट दे हैव गिवन हियर, कि आपके विजन मिशन गोल में इंक्लूडेड होना चाहिए क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव। और सिस्टमैटिक अप्रोच क्या आने की, क्या जो आप गोल्स बनाओगे, टैक्टिक्स यूज करोगे, उसमें भी ये चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि यू क्रिएट क्वालिटी एंड यू स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। दैट ब्रिंग्स मी टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, कि आपने एक बार क्वालिटी अचीव कर ली तो काम खत्म होगा क्या? नहीं, यू गॉट द थिंग राइट इन द फर्स्ट गो डजंट मीन यू स्टॉप देयर। इट मीन कि यू गेट इट राइट सब्सिक्वेंट टाइम्स ऑल्सो। दैट इज यू क्रिएट कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट्स, कि आप कैसे कैसे चीजों को ज्यादा बेहतर कर सकते हो। आज ये स्टैंडर्ड्स है, कल आप इन स्टैंडर्ड्स को यहाँ कैसे पुश करेंगे। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टीक्यूएम। उसके बाद ये कहते हैं कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, कि आपने टीक्यूएम किया, आपने कुछ चीजों को, परफॉर्मेंस को कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे मेजर करना है, आपको डेटा ड्रिवन रहना है। यू हैव टू लुक एट दोस फैक्टर्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द डेटा, और उन परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए आपको टूल्स यूज करते हुए चलने हैं, ताकि आप उन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करो ड्यू टू टीक्यूएम। लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना, वो डिसीजन कहां से आ रहा है? डेटा के लिए। वो डेटा किस चीज से रिलेटेड है? परफॉर्मेंस के लिए। हेंस इट इज अ फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स। क्योंकि अगर आप अंडर परफॉर्म करते हो तो आप करेक्टिव एक्शन लेते हो, आप एक एक्सपेक्टेड लेवल पे ही परफॉर्म कर रहे हो,
तो आप और एग्रेसिव होते हो, आप कुछ ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हो, तो आप सीखते हो कि आपने कौन कौन सी चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, एंड यू फॉलो इट द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन की, टीक्यूएम तो ला लिया, बट टीक्यूएम की फिलोसॉफी आपका कॉर्पोरेट लेवल बना रहा है, एग्जीक्यूशन आपका फैक्ट्री वर्कर कर रहा है, तो आपको कम्युनिकेट करना है सबके बीच में कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस में सबको एक चीज याद रहे कि सबका मोरल हाई रहे, मोटिवेटेड रहे एम्प्लॉइज, और सब एक डायरेक्शन में भागे, दैट इज टू क्रिएट क्वालिटी एट एवरी लेवल, एट एवरी process, at every people, product, or every factor, that is whether time or place or any market constraint that is attached to your organization। उसके बाद ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, उन्होंने वही पॉइंट्स रिपीट किए। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है, ये डिफेक्ट्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है आपका टीक्यूएम। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है इन पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड मशीन कैपेबिलिटीज। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये 5 एरियाज है, ये 5 एरियाज है या कैपेबिलिटीज है जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हो। कौन कौन से ये 5 की एरियाज है जहां पे आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की जरूरत है? पहला है डिमांड जनरेशन, कि जब आप ज्यादा बेटर, हमने कहा था कस्टमर फोकस्ड है टीक्यूएम, तो आप जब कस्टमर फोकस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि आप कस्टमर को ज्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर पाओ। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब आपका कस्टमर ज्यादा बेटर सेटिस्फाइड रहेगा तो डिमांड तो अपने आप एज ए रिजल्ट जनरेट होगी। तो आपको फोकस करना है टीक्यूएम में डिमांड जनरेशन पे। दूसरी चीज ये कह रही है कि जनरेशन ऑफ सप्लाई, कि आपको टू इंश्योर कि आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। दूसरी, आप इंटीग्रेट करते हैं ना अपना वैल्यू चेन, so you have to ensure that there is a supply generation. At the same time, you have to look at technology. Why? Because it is something that will help you ensure quality. It will is something that help you reduce redundancy and it will reduce your cost. तो आपको टेक्नोलॉजी पे देखना है, आपको ऑपरेशन ज्यादा इफेक्टिव और स्मूथली या एफिशिएंटली कंडक्ट करने हैं, और आपको देखना है लास्ट में कि ये सारे काम तो पीपल के थ्रू ही होगी। सो पीपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज एनहांस करनी है। तो ये हो गया आपके 5 एरियाज टू फोकस द कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट, कि अगर ये 5 चीजें अच्छी रही तो आपकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव होगी अंडर टीक्यूएम। फिर हमने देखा था इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, कि देखो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि प्रिलिमिनरी स्टेप्स क्या है, कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, हमने कितना क्वालिटी पे इन पास्ट फोकस किया है। अगर हम शुरू से ही क्वालिटी ड्रिवन रहे हैं तो हमारे लिए टीक्यूएम मेंटेन कर पाना ज्यादा आसान है, बट हम शुरू से टीक्यूएम के फिलोसफी पे नहीं चले तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस आएगा, जिसके कारण हमारी रिस्पॉन्सिवनेस उतनी अच्छी नहीं होगी। आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी नहीं होगी। फिर इसके बाद ये हमें बता रहे हैं कि देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीक्यूएम तो करने जा रहे हो आप, लेकिन पहले एक चीज चेक कर लेना, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंडामेंटल फ्लॉ तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी ही नहीं है, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे नहीं है, मैनेजरियल स्किल नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, दैट इज योर फंड बेस आर वीक। तो अब ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, पहले इन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करो, उसके बाद टीक्यूएम करना। इन प्रॉब्लम्स के साथ टीक्यूएम करने जाओगे तो टीक्यूएम में ही रेजिस्टेंस आएगा। ये प्रॉब्लम्स के कारण आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण आपका टीक्यूएम भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। फिर अल्टीमेटली टीक्यूएम के बारे में ये कह रहे हैं कि देखो जापान में टीक्यूएम आया था एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइसिस, दैट इज वर्ल्ड वॉर 2। तो ये वही कह रहे हैं कि टीक्यूएम आप कब ला पाओगे, जब आपके बिजनेस में कोई क्राइसिस है तो लोग ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, बिकॉज देयर इज एन अर्जेंसी टू एक्ट। तो ऐसी जगह पे आप टीक्यूएम जल्दी अप्लाई कर पाते हैं। फिर उन्होंने कंक्लूजन में हमको इंपॉर्टेंस बता दिया है कि ठीक है हम अच्छा आइडिया है, और यहाँ पे उन्होंने वही सेम चीज रिपीट की है। तो अब थोड़ा नीचे आते हैं विद आर लास्ट टॉपिक, दैट इज सिक्स सिग्मा। तो सर सिक्स सिग्मा क्या होता है? सिक्स सिग्मा होता है कोई भी ऐसा डिसिप्लिनरी स्टैटिस्टिक बेस्ड डेटा ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। सिक्स सिग्मा इज नथिंग बट अ डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्योंकि आप ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, स्टैटिस्टिकल बेस्ड, यानी कि आप बहुत सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल बेस्ड डेटा ड्रिवन, कि आप डेटा के साथ डील करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, कि आप इन 3 चीजों से डिसिप्लिन अप्रोच में स्टैटिस्टिकल चीजों को यूज करते हुए डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ क्वालिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये वो प्रोग्राम है। ये हम क्या कह रहे थे, सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या है, वन ऑफ प्रोग्राम है? नहीं, सिक्स सिग्मा भी टीक्यूएम की तरह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बातें करता है। तो सिक्स सिग्मा ऑल्सो ऑल्सो फोकसेस ऑन
कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन दी साइकिल्स ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम स्किप करते हैं, बट हम देखते हैं कि सिक्स सिग्मा में सिक्स क्यों है। तो ये छह वो एस्पेक्ट्स है जिन पे हमको इम्प्रूव करना है। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस की स्ट्रेटेजी, कि हम किस बिजनेस में कैसे compete करते हैं। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज अ प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज वेयर योर बिजनेस स्ट्रेटेजीज कम इन टू प्ले, वेयर योर बिजनेस स्ट्रेटेजीज कम इन टू प्ले, दैट इज सिक्स सिग्मा में पहला पार्ट आ गया आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को। आपके रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या है, आपके कॉस्ट रिडक्शन आप कैसे करेंगे, आप कैसे प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेंगे, इस चीज के बारे में बात करती है आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट यू हैव टू लुक एट। सेकंड इज द विजन, कि ये आपके सीनियर मैनेजमेंट को एक विजन क्रिएट करना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, डिफेक्ट फ्री होगी, हम और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट लेवल सेट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। उसके बाद बेंचमार्किंग, हमने कहा था कि ये डेटा ड्रिवन स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने हैं, तो हमें बेंचमार्किंग भी तो यूज कर सकते हैं। हम बेंचमार्किंग को यूज करेंगे टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन आवर प्रोसेस मैट्रिक्सेस, और हम साथ ही साथ अचीव करना चाहेंगे स्टेबिलिटी अगेंस्ट हर कंपिटिटर्स, ताकि हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब यहाँ देखिए आप एक फ्लो जम रहा है क्या। मैं सबसे पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात किया, फिर आई मूव डाउन टू विजन, देन आई टॉक्ड अबाउट बेंचमार्किंग, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय गोल्स। सो देयर इज अ फ्लो, यस। अब हम गोल्स बनाएंगे। गोल्स कैसे होंगे? अचीवेबल। अब आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था गोल्स के बाद गोल्स शुड फॉलो स्टार, दैट इज दे शुड बी समथिंग दैट इज, जो गोल शुड बी स्मार्ट, जो कि आपके स्मार्ट गोल्स में क्या क्या आता है? मेजरेबल होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, टाइमली अचीव होने चाहिए। सो दो आर द फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, कि जो व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, यू हैव टू यूज द राइट मेथोडोलॉजी विच ऑफ्टन लीड्स टू दिस अचीवमेंट ऑफ दिस गोल्स, कि आपको रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं यूजिंग द स्टार फ्रेमवर्क, दैट इज व्हाट हैज बीन सेड ओवर हियर। इसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल मेजर्स लोगे। स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या क्या मतलब? ये तो पूरी प्लानिंग वाली एक्टिविटीज होगी। आपने स्ट्रेटेजी, आपने सिक्स सिग्मा में कुछ प्लानिंग की चीजें की, कि आपने स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई, विजन बनाया, बेंचमार्क बनाया, गोल्स बनाए। अब कुछ स्ट्रेटेजिक मेजर्स लो, यानी कि क्या? आप डेटा ड्रिवन अप्रोच पे काम करो, दैट इज यू टेक अ डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, की कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण क्या है। यू एड्रेस द रूट कॉज, यू डू नॉट एड्रेस द सिम्टम्स, यू रिमूव दैट प्रॉब्लम जड़ से। सो दैट इज ऑल्सो वॉट वी say कि इज अ प्रोसेस परफॉर्मेंस को आप मेजर करो यूजिंग अ सिग्मा यूनिट। उसके बाद रोबस्ट मेथोडोलॉजी। रोबस्ट का मतलब होता है कि आप कितने जल्दी गिर के संभलते हो, या कितने आप प्रोन हो टू आउटसाइड वनरेबिलिटीज या अटैक। उसी चीज को हम कह रहे हैं रोबस्ट, कि आप कितने जल्दी शॉक को एब्जॉर्ब कर पाते हो। जब आप सिक्स सिग्मा यूज करोगे ना, योर बिजनेस प्रोसेसेस विल बिकम मोर डायनेमिक एंड मोर रोबस्ट। मेथोडोलॉजी आज मिलेगी आपको, ज्यादा मेथड रोबस्ट मेथोडोलॉजी मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक टूल है। अब यहाँ पे इन्होंने सिक्स सिग्मा को आपको सेम चीज एक डायग्राम में दे दी है। सिक्स सिग्मा के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस विजन, बेंचमार्किंग, गोल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड रोबस्ट मेथोडोलॉजी। अभी हमें कह रहे हैं कि सिक्स सिग्मा करना क्यों है। हम सिक्स सिग्मा में हमने पढ़ा कि सिक्स सिग्मा इज अ टूल ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस इंप्रूवमेंट यूजिंग अ डिसिप्लिन डेटा ड्रिवन अप्रोच टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या था ये जो हमने पहली डेफिनेशन में देखा था ना, टूवर्ड्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा, कि आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स लाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इसके एडवांटेजेस क्या है, कि सिक्स सिग्मा के एडवांटेजेस क्या रहेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज तो वही है कि आप कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, आप अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ पाएंगे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने का। तीसरा, आप इंप्रूव कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ डिफेक्ट्स है, और उन डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करेंगे, मिटिगेट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इससे क्या क्या कुछ कुछ एग्जांपल्स है कि आपको सिक्स सिग्मा कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपने सिक्स सिग्मा अप्लाई करेंगे तो आप अपनी प्रोसेसिंग साइकिल का टाइम कम कर पाएंगे, स्क्रैप जनरेशन कम कर पाएंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा पाएंगे, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को आप रिमूव कर पाएंगे, आप एलिमिनेट करेंगे कॉस्टली रीवर्क्स को, जो एक ही काम दो दो बार हो रहा है। आप कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगा, या आपको आपको क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा आपके कस्टमर की सिक्स सिग्मा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि सिक्स सिग्मा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करोगे क्या? नहीं, ये ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है आपका प्रोग्राम। फिर उन्होंने कहा सिक्स सिग्मा को
आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो एग्जिस्टिंग स्टेज पे एनहांस कर सकते हो परफॉर्मेंस को, तो इसके लिए दो तरीके हैं कि पहले देखो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है या नहीं। हाउ डज सिक्स सिग्मा वर्क, कि देखो पहले एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है या नहीं। पहले या तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है और काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, या तो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस ही नहीं है। तो अगर पहला स्टेप है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस है लेकिन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या फॉर्मूला फॉर्म करोगे, DMAIC, डैमिक फॉर्मूला। दैट इज आप डिफाइन करोगे, मेजर करोगे, एनालाइज करोगे, इंप्रूव करोगे और कंट्रोल करते हुए चलोगे। दैट इज यू डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। आप डिफाइन करते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या की पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे वो प्रॉब्लम या किस मैट्रिक्स पे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है। तो यू डिफाइन योर प्रॉब्लम, यू डिफाइन योर की पैरामीटर्स। फिर आप मेजर करते हो कि आप किस करंट स्टेट में कैसे प्रोसेसेस कर रहे हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या गोल्स है और क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है। सो यू मेजर योर परफॉर्मेंस, यू डिफाइन योर प्रॉब्लम्स, यू मेजर द थिंग्स। आप प्रोसेसेस को मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ डेटा। उसके बाद आप एनालाइज करते हो की टर्म्स ऑफ सिनेरियोस को, कि क्या क्या डिफेक्ट्स है जिन्हें मैं रिमूव कर सकता हूँ। देन यू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस सिस्टमेटिकली। ये जो आपने डेटा लिया उससे एनालाइज करके डिसीजन लिया, उसे इंप्लीमेंट करो, आप एलिमिनेट करो अपने डिफेक्ट्स को और रूट कॉज को हटाओ, ताकि रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को हटाओ, ताकि यू कैन कंट्रोल द फ्यूचर और आप प्रोसेसेस बेहतर करो, आप सपोर्टिंग एक्टिविटीज बेहतर करें। दूसरा है कि पहला हमने देखा जहाँ प्रोसेस थे काम ढंग से नहीं कर रहे थे, तो वहां हम डेमिक फॉर्मूला यूज करते थे, डिफाइन कर रहे थे प्रॉब्लम को, मेजर कर रहे थे कि क्या करंट स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन का, एनालाइज कर रहे थे सिनेरियोज को कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और हम कैसे हटा सकते हैं उन्हें। फिर इम्प्रूव कर रहे थे बाय सिस्टमेटिकली रिमूविंग द डिफेक्ट्स और कंट्रोल कर रहे थे प्रोसेसेस को। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जहां दूसरा सिचुएशन क्या है रादर, कि जहां पे मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोसेस ही नहीं है। अब प्रोसेस ही नहीं है तो मैं वहां DFSS अप्रोच फॉलो करता हूँ, या फिर जिसे मैं टिपिकली रिक्वायर्स IDVO कह सकते हैं, IDVO कह सकते हैं, IDVO वाला अप्रोच करता हूँ। तो DFSS क्या है, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। कि DFSS क्या कह रहा है कि देखो सिचुएशन वन, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस है, काम ढंग से नहीं कर रहे, तो डैमिक फ्रेमवर्क। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं है, तो उस केस में मुझे प्रोसेसेस बनाने पड़ेगी। वो मैं बनाऊंगा इन अकॉर्डेंस विथ सिक्स सिग्मा, तो मैं उसे नाम देता हूं डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, दैट इज DFSS। वहीं पे इस DFSS में मैं क्या करूंगा, डिजाइनिंग फॉर सिक्स सिग्मा में मैं IDOV करूंगा। IDOV क्या करूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा क्या की पैरामीटर्स है, क्या परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट गोल्स है, क्या पैरामीटर्स पे मैं अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकता हूँ, मैं उन्हें आइडेंटिफाई करूंगा। मैं डिजाइन करूंगा नए नए पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ताकि मैं बेटर परफॉर्म कर सकूं। मैं ऑप्टिमाइज करूंगा अपनी परफॉर्मेंस को, और लास्टली मैं डिजाइन करूंगा वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स, दैट इज आई वैलिडेट कि मैंने जो काम किया है वो उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं, इन लाइन विद माय ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी। दैट इज यू डिफाइन योर की पैरामीटर्स, you design your potential solutions accordingly, you optimize your performance, and you validate your process goals, that the work is done in accordance with your process goal, that becomes your second condition। अब ये बात कर रहे हैं कि सिक्स सिग्मा में कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं। आपने सिक्स सिग्मा सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, अब हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे। हम बोलेंगे कि देखो आप नए नए आए हो, आपने सिक्स सिग्मा के बारे में अभी थ्योरी पढ़ी है, अभी आपको क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप हमारे चैंपियन हो, यार चैंपियन ऑफ सिक्स सिग्मा, बिकॉज यू हैव दी बेसिक नॉलेज बट यू डू नॉट नो द क्वांटिटेटिव स्किल, कि आपको स्टेटिस्टिक्स कैसे अप्लाई करना है, डेटा ड्रिवन अप्रोच कैसे लानी है, वो नहीं पता, तो आप चैंपियन बन जाते हो। फिर आप बनते हो येलो बेल्ट। येलो बेल्ट का मतलब क्या है, कि आपने ग्रीन बेल्ट हासिल कर लिया है लेकिन आपने अभी तक के किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, दैट मीन्स यू हैव पास द ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन बट हैव नॉट कंप्लीटेड एनी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स की, आपने अभी हैंड ऑन अप्रोच पे काम नहीं किया है। येलो मतलब रुके रहो, ग्रीन बेल्ट इज गो, कि आपने काम कर लिया, दिस इज वेयर योर इंडिविजुअल हैज वर्कड ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस पे भी काम कर सकते हो, या लीडरशिप प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हो, किसी सिंपलर प्रोजेक्ट में, जहां पे इसे हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट को ही हम नाम देते हैं वर्क हॉर्स का। क्यों, क्योंकि आप एक्चुअली सिक्स सिग्मा सीख चुके हो और आपने काम भी किया, आपने डिप्लॉय किया है कोई सिंपल प्रोजेक्ट, या आपने पार्ट टाइम काम किया है। उसके बाद आता है ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट मतलब कि ये
हायर लेवल स्टैटिस्टिकल टूल से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, आपने कोई प्रोजेक्ट एक्चुअली इंप्लीमेंट किया है। ग्रीन बेल्ट में हम क्या कह रहे थे, या तो आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो या आप छोटे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ब्लैक बेल्ट में हम क्या कह रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट पूरा ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है, सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, यू हैव ऑल द स्टैटिस्टिकल टूल्स का नॉलेज। तो ग्रीन बेल्ट के ऊपर आता है ब्लैक बेल्ट, और जब ब्लैक बेल्ट के और ऊपर आता है मास्टर ब्लैक बेल्ट, कि आप इतने क्लासिकली ट्रेंड हो स्टैटिस्टिकल टूल में कि आप टीम्स मैनेज कर सकते हो और आप डायरेक्ट कर सकते हो ब्लैक बेल्ट होल्डर्स को कि कैसे सिक्स सिग्मा टीम्स बनानी है और कैसे ऑपरेट करना है, रिव्यू करना है। सो दिस इज योर मास्टर बेल्ट वाला सीन। अब ये केस स्टडीज के लिए हमने आपको कहा था कि गिव इट एन ओवरव्यू, उसके बाद हम आ रहे हैं विथ द डिफरेंशिएशन बिटवीन बीपीआर एंड सिक्स सिग्मा, कि बीपीआर और सिक्स सिग्मा में क्या क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बीपीआर भी बिजनेस को इंप्रूव कर रहा है, सिक्स सिग्मा भी बिजनेस को इंप्रूव कर रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन बांटने वाला नहीं है, यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स कॉमन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद जनरल टेंडेंसी। जनरल टेंडेंसी क्या है बीपीआर की, कि हमें बिजनेस को रेडिकली रीडिजाइन करना है। वहीं पे सिक्स सिग्मा में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें बिजनेस को अलाइन करना है। बीपीआर में मुझे बिजनेस को रेडिकली रीडिजाइन करना है, पूरा प्रोसेस ही चेंज करना है। सिक्स सिग्मा में मुझे बिजनेस की एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करना है अपने कॉमन गोल्स की ओर, कि मुझे चीजें पूरी तोड़नी नहीं है बट मुझे चीजों को सही दिशा में लेके जाना है। दैट इज योर सिक्स सिग्मा। ड्रिवन, किस चीज से ड्राइवर होता है बीपीआर का, बीपीआर का बिजनेस ड्राइवर क्या है। तो बीपीआर आप कब करते हो, जब मार्केट में रिसेशन है या मार्केट चेंज हो रहा है। सिक्स सिग्मा आप कब करते हो, जब आपको सर्विसेज बंडलिंग करनी है या इंटरनेट एक्सेस में इंटरनेट में आपको बेटर परफॉर्म करना है। उसके बाद गोल्स, गोल्स क्या है कि बीपीआर का इज टू स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस। सिक्स सिग्मा का क्या है कि आपको प्रोसेसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से अलाइन करना है, क्योंकि हमने सिक्स सिग्मा में देखा था ना, हमें बिजनेस स्ट्रेटेजी, विजन, गोल, हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे। दैट वाज नथिंग बट योर अलाइंस ऑफ योर प्रोसेसेस, अलाइनमेंट ऑफ योर प्रोसेसेस। फिर टूल्स, टूल्स बीपीआर में टूल क्या होता है, इस प्रोसेस मैपिंग, कि आपने हर प्रोसेस को मैप किया कि हर प्रोसेस कैसे होती है। सिक्स सिग्मा डील्स विद स्टैटिस्टिकल टूल्स, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स में आ जाएगा। फिर मेथड्स क्या है, मेथड्स क्या 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 है, मेथड्स है कि जब आप बीपीआर कर रहे हो तो आप फंडामेंटली प्रोसेसेस को चेंज कर रहे हो, जबकि आप सिक्स सिग्मा जब कर रहे हो तो आप कॉस्ट और क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट, कि जब मैं बेंचमार्किंग करता हूं तो मेरे प्रोसेसेस कैसे होंगे, कौन डिफाइन करता है, मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट। द फ्लो इन दी बीपीआर इज टॉप टू बॉटम, जबकि मेरा सिक्स सिग्मा में मैंने गोल्स भी पढ़े थे, मैंने हर एक चीज पढ़ी थी, टॉप टू बॉटम पढ़ा था। मुझे सिक्स सिग्मा में देखना है कि मुझे अपनी एग्जिस्टिंग और एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करना है, इसीलिए इट इज टॉप बॉटम एंड मिडिल, यहाँ तीनों ही लेवल्स आ जाते हैं। वहां से टॉप टू डाउन हायर की फॉलो होती है, यहाँ टॉप डाउन मिडिल हायर की फॉलो होती है। फिर की फीचर्स, बीपीआर करने के लिए आपको आउटसाइड कंसल्टेंट्स लाने पड़ते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने के लिए आप कंसल्टेंट्स हायर करते हो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं। सिक्स सिग्मा के लिए आपके इंटरनल एक्सपर्ट्स भी काफी है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, बीपीआर शॉर्ट टर्म मिड टर्म में हेल्प करता है, इम्पैक्ट डालता है, और सिक्स सिग्मा शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज अ एनेबलर, तो ये कॉमन पॉइंट है, टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर। और रिस्क रिटर्न कितना है, कि देखो बीपीआर में आप अपना पूरा ही बिजनेस प्रोसेस चेंज कर दे रहे हो, नया बिजनेस प्रोसेस ला रहे हो, रिस्क ज्यादा है, रिटर्न कम है, कि पता नहीं कि ये नया प्रोसेस सक्सेसफुल होगा या नहीं। सो देयर दैट इज वाई रिस्क रिटर्न यहाँ पे हाई एंड लो है बीपीआर में। वहीं पे मैं बात करूं अपने सिक्स सिग्मा की, तो सिक्स सिग्मा में मैं बिजनेस प्रोसेस को ज्यादा नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ उसे अलाइन कर दे रहा हूँ, सही दिशा में लेके जा रहा हूँ। सो देयर इज द रिस्क इज मीडियम एंड द रिटर्न्स आर हायर। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के छठे चैप्टर का भी रिवीजन, एंड विद दिस वी कंक्लूड आवर रफ्तार रिवीजन बैच एज वेल। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड हाँ जी, जो लास्ट पार्ट हमारा छूट गया था, कि जो हमारा केस स्टडीज हम कवर अप नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक और चार्ट डायग्राम डाल दिया है। तो ये जितनी आपकी केस स्टडीज लास्ट में दी गई है, ये उसका एक बर्ड आई ओवरव्यू है, कि जो आपकी एक डेढ़ पेज की केस स्टडी है जारा पे, उसी को हमने यहाँ लिख दिया कि क्या कॉन्टेक्स्ट में केस स्टडी थी, क्या की स्ट्रेटेजीज थी, क्या आउटकम था। सो यू रीड दिस एंड देन यू रीड द केस स्टडी, सो इट विल गिव यू अ बेटर वे कि ये चीजें मुझे लुक आउट करनी है जब मैं वो केस स्टडी पढ़ रहा हूँ। और ये हमने स्वॉट एनालिसिस, जारा, मैकडोनल्ड, आपको वो बची हुई केस स्टडीज, जो 6 केस स्टडीज हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे इस चैप्टर के एंड की, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। तो दिस वाज अनदर स्मॉल एडिशन फ्रॉम माय साइड। सो आई होप यू एंजॉय दिस सीरीज। और अगर आपको इसमें कुछ भी करेक्शन लगता है कि ये चीजें बेहतर की जा सकती है, आपको कुछ अच्छा लगा या मजा आया देख के, या कुछ भी
आपका अपना ओपिनियन है, सो डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो बाय बाय।